वेलकम बैक स्टूडेंट। आज का सेशन जो है आपके चैप्टर नंबर 2 का लास्ट सेशन होने वाला है। आज की इस सेशन में हम आपको बताएंगे ओसी कर्व के बारे में, जिसे आप कहते हैं ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपको इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया जाएगा। कुछ स्टैंडर्ड्स आपके बेसिक बनाए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड्स के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये सब आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। उसके बाद आपका एक लास्ट और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है 6 सिग्मा पद्धति। इसके बारे में आज के सेशन में हम देखेंगे। और जो आपका चैप्टर नंबर 2 है यह आज समाप्त हो जाएगा और इसका जो पूरा नोट्स है वह नोट्स भी आज हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अपने ऑफिशियल ऐप AKC टेक्निकल क्लासेस पर, जिसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं फ्री स्टडी वाले मटेरियल के ऑप्शन पर जाकर। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पर आपको 2 तरह के नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। आप जैसे ही ओपन करेंगे स्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको पेड नोट्स देखने को मिलेंगे जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं। और उसके बाद अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए तो फ्री नोट के लिए आपको फ्री स्टडी वाले मटेरियल पे ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, फ्री मटेरियल पे। तब वहाँ पे आप लोग फ्री मटेरियल डाउनलोड कर पाएंगे, जो हम स्लाइड पढ़ा रहे हैं इसी का PDF फॉर्मेट आपको वहाँ पर फ्री में प्रोवाइड किया गया है। बाकी पेड फॉर्मेट में आप लोग देख सकते हैं, उसका एक डेमो वीडियो भी पड़ा है, ठीक है। आप उसको देख के तभी नोट्स को परचेज कीजिएगा। बाकी फ्री नोट्स जो है इस सब्जेक्ट का वह आपको फ्री स्टडी मटेरियल ऑप्शन में देखने को मिलेगा। सो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, आपको सैम्पलिंग प्लान, डबल सैम्पलिंग प्लान के बारे में बता चुके थे। आज का जो टॉपिक है वो है आपका ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व या OC कर्व, जिसे आप बोलते हैं प्रचालन गुण वक्र। ठीक है, क्या है? प्रचालन गुण वक्र बोलते हैं। तो आपसे हम कह रहे हैं आप थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हिंदी वर्ड बहुत ही कठिन है, आपको भी कठिन लग रहे होंगे। तो देखिए OC कर्व क्यों बनाया जाता है, सबसे जरूरी बात ये होती है। देखिए जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व है यह इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको आसानी से पता चल सके कि कितने % जो आपके प्रोडक्ट हैं वो ख़राब हैं, उसकी क्वालिटी में कुछ कमी है, कितने प्रोडक्ट आपके एक्सेप्ट करने लायक हैं। इन सभी के बीच डिफरेंस जानने के लिए हम लोग OC कर्व का निर्माण करते हैं, जिसे आप ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले जैसे कि अगर हम आपसे बात करें, आप लोग सोम सब्जेक्ट पढ़े होंगे अपने 3rd सेमेस्टर में, उसमें आप लोग बनाते थे स्ट्रेन एंड स्ट्रेस डायग्राम के बारे में आपने सुना होगा। तो वो स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम क्यों बनाया जाता था? वो मटेरियल के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए बनाया जाता था। ठीक, उसमें क्या होता था, आप जब प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो जो प्रोडक्ट रहता है उसको आप फोर्स लगा के खींचेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वह ग्राफ जो है आपका स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर या जो भी स्क्रीन रहेगी वहां पर आपका क्या होता है, बनता जाता था। ठीक, तो उसी प्रकार से यह आपका ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी बनाया जाता है, जिसमें प्रोडक्ट आपके रखे रहते हैं, उसकी सैंपलिंग, उसकी स्क्रीनिंग करके जांच की जाती है और जो कर्व है वो ऑटोमेटिक बनते जाते हैं। जो प्रोडक्ट एक्सेप्ट करने लायक होते हैं वो अलग हो जाते हैं, जो रिजेक्ट वाले होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। अभी तक आपने बहुत सारे प्लान किया, आपने सैंपलिंग प्लान लिया कि आप लॉट में से बहुत सारे सैंपल लेते थे, फिर उसकी चेकिंग करते थे, तब प्रोडक्ट को एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करते थे। ठीक, तो बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता था। बस इसमें जो OC कर्व है इसमें क्या होता है कि यह एक ऐसा ग्राफ है जो किसी समूह में स्वीकार्यता संभावना के विरुद्ध प्रतिशत दोषपूर्ण माल को प्रदर्शित करता है। मतलब इसमें आपका एक ग्राफ जो बनाया गया है, इसमें जो अच्छे वाले प्रोडक्ट हैं उसको दिखाया गया है, जो खराब वाले प्रोडक्ट हैं उसको दिखाया गया है। जैसे कि यह ग्राफ देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब कितने % प्रोडक्ट एक्सेप्ट करने लायक हैं। और ये जो नीचे आपका लाइन दिखाया गया, यह आपके जो दोषपूर्ण प्रोडक्ट हैं उनके ग्राफ को यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ 0.95 है, यहाँ पर 1.0 है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ से 0 से लेकर AQL तक जो है वह आपका एक्सेप्टेंस क्वालिटी एरिया है, मतलब स्वीकार्य गुणवत्ता का क्षेत्र है। AQL क्या है? AQL जो है वह आपका एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल, जिसे आप स्वीकार्य गुणवत्ता वाला क्षेत्र आप लोग इसको बोलते हैं। मतलब जो भी प्रोडक्ट आपके इसके अंदर आएंगे, AQL के अंदर जो भी आएंगे उसे आप लोग स्वीकार करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपका गुणवत्ता का जो माध्य क्षेत्र है यह आपका लिमिटेड वाला क्षेत्र है, इसे आप LTPD के नाम से जानते हैं, इसे लॉट टॉलरेंस परसेंटेज डिफेक्टिव के नाम से कहते हैं। लॉट
टॉलरेंस परसेंटेज डिफेक्टिव, मतलब कितने परसेंट आपके खराब हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऊपर कुछ परसेंट आपके हैं, जैसे 0.5% एक हैं उत्पादक का जोखिम, जैसे आप लोग अल्फा से रिप्रेजेंट किए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी सही नहीं है, ओके। मतलब जो आपके प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन आपका जहाँ कंपनी में हो रहा है वहाँ के क्वालिटी को ये बताता है कि उसमें क्या कमियां हैं, ठीक। और यहाँ नीचे भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है आपत्तिजनक गुणवत्ता क्षेत्र, जिसे आप उपभोक्ता का जोखिम बोलते हैं, मतलब इसे आप बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो इससे आप क्या कहते हैं, इसमें जो कस्टमर बता रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट में क्या कमियां हो रही हैं, क्या कमियां नहीं हो रही हैं, इसको यहाँ पर आपका बताया जाता है। तो ये आपका एक ओसी कर्व होता है, इतना आप लोग इसको देख लीजिएगा और इसमें कुछ आपका नहीं बनाना है, ओके। अब आइए हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ISO के नाम से इसे जानते हैं। तो इसमें देखिए जो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे, वहाँ पर लिखा गया होता है ISO 9004, ISO, उसके बाद ISO 14001, ऐसे बहुत सारे आप लोग जब प्रोडक्ट देखते होंगे तो आपको वहां पर देखने को मिलता होगा। एक मिनट हम कुछ फिगर आपको दिखाते हैं यहाँ पर, उसके बाद आप समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आपका जो है वह लिखा रहता है। देखिए यहाँ पर जैसे इस फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा है ISO 9001, ठीक। तो इस तरह से आपके जो सिंबल बनाए रहते हैं, इसका मतलब यह उससे आपका अप्रूवल हुआ है, ओके। तो यह आपका इस तरह से आपका बनाया जाता है। तो आइए हम आगे बात करते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि ये सब आपके एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक। इसमें आपका जैसे हर कंपनी को एक सर्टिफिकेट मिला रहता है कि हाँ आपको इतना, जैसे कि बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं, जो कारखाने हैं, वो हमेशा धुआं निकालते रहते हैं, ठीक। तो क्या होता है, उससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। तो सभी को एक सर्टिफिकेट होता है जिसका रजिस्ट्रेशन किया गया होता है कि हाँ आप इतने लिमिट तक धुएं को निकाल सकते हैं, फॉग को निकाल सकते हैं, आपकी क्वालिटी इतनी होनी चाहिए। मतलब चेकिंग के दौरान जो चेकिंग होता है ताकि आपकी कंपनी सेल ना होने पाए, इन सब से बचने के लिए आप सभी के पास एक स्पेशल स्टैंडर्ड्स होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसीलिए इन स्टैंडर्ड्स का निर्माण किया गया था कि कस्टमर्स तक अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट पहुँचें और एनवायरनमेंट को हमारे नुकसान ना हो। जब एनवायरनमेंट नहीं नुकसान होगा तो जनता को भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए ISO 9000 स्टैंडर्ड्स का क्या कहना है। इसमें लिखा गया था कि विभिन्न निर्माता प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। जो विभिन्न फैक्ट्रियां हैं वो प्रोडक्ट को बहुत ही सोचते हैं हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाए, मार्केट में इतने तेज से हमारा क्वालिटी रन करे, हमारा प्रोडक्ट रन करे ताकि हम एक नंबर पर आ सकें। तो वो मैक्सिमम करके उसको हर एक क्वालिटी को यूटिलाइज करते हैं, नए नए तकनीकें खोजते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, उसके बाद हमारा बहुत ही तेज ग्रोथ होगा। और क्या करते हैं जिससे वो इंटरनेशनल लेवल पर खरा उतर सके, मतलब वह इंटरनेशनल लेवल पर काम कर सकें, ठीक। जो ISO स्टैंडर्ड्स है ये सभी कंपनियों को नहीं प्राप्त हो पाता है। जो ISO स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छे से एक बार यूट्यूब पर देख लीजिएगा कि ये स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं। इन सभी की एक स्पेशल गाइडलाइंस होती हैं, जो इनके गाइडलाइंस को फॉलो करता है उन्हीं को ये स्टैंडर्ड्स प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ISO ने कुछ ऐसी मानक श्रृंखलाएं तैयार की हैं जिनकी मदद से निर्माता अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता का स्तर बनाए रख सकता है। इनमें प्रमुख श्रृंखला ISO 9000 है। ISO 9000 का सर्टिफिकेट प्राप्त उत्पादन कंपनियां तथा एक्सपोर्टर्स अपना व्यापार अन्य देशों में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जैसे कि आजकल क्या हो गया है, पहले कोचिंग जो आपके संस्थान होते थे कहीं पर चलाए जा सकते थे, बट आजकल क्या हो गया है कि कोचिंग को चलाने के लिए भी उनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। उसी तरह से जो कंपनियां होती हैं जो बड़े लेवल पर काम करना चाहती हैं उनको भी एक स्टैंडर्ड अपना बनाना पड़ता है ताकि वो बाहर जाके अपने काम को कर सकें। जैसा कि इसमें यही लिखा गया है कि अगर आप हाई लेवल पे प्रोडक्शन करना चाहते हैं, क्वालिटी अच्छा करना चाहते हैं, तो आप ISO का लोगो लगवा लीजिए अपनी कंपनी के पीछे। अपनी कंपनी पे आप ISO का लोगो लगवा लीजिए
अगर आप ISO के जो गाइडलाइंस हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के जो गाइडलाइंस हैं, अगर आपकी कंपनी उसके सभी रूल्स को फॉलो करती है तो वह आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान कर देगी। और जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आप बाहर जाकर भी अपने व्यापार को आसानी से कर पाएंगे। तो यह आपका स्टैंडर्ड है ISO 9000, जिसके बारे में आपने देख लिया, आपको हमने समझा दिया, आपको नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, बात करते हैं इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। इसका फर्स्ट लाभ है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भाग लेना संभव होता है। मतलब क्या है, इसके माध्यम से आप जो इंटरनेशनल लेवल पे भी आप लोग कहीं पे भी कंपनी अपनी बिल्डअप कर सकते हैं, आप कहीं भी अपनी कंपनी का इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट करता है कि बचत के साथ साथ क्रय करने में भी सहायता मिलती है। मतलब जब आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, क्यों आप लोग अच्छे सिक्योरिटी के लिए एप्पल के फ़ोन को प्रेफर करते हैं, क्यों आप लोग शूज़ में एडिडास को प्रेफर करते हैं, ठीक, क्यों आप लोग पूमा को मतलब प्रेफर करते हैं। तो इन सब का एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कंपनियों का, ठीक है, कंपनियों का एक स्टैंडर्ड बना है जो कि हर तरह के अप्रूवल लेकर बैठी हैं कि हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं होगी। अगर ये लोग इतना भी करते हैं, अगर प्रोडक्ट में हमारी कमी हुई तो आपका जो 100% वारंटी गारंटी है, सबका सूद ब्याज सहित सब आपको दिया जाएगा। तो ये सब कैसे संभव पाता है, ये सब आपके स्टैंडर्ड्स जो आपके बनाए गए हैं उनको फॉलो करने के माध्यम से ही सफल हो पाता है। थर्ड पॉइंट जो कहता है वह कहता है कि इससे श्रमिकों का मनोबल बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। देखिए क्या होता है, अगर आप एक कंपनी बना रहे हैं, अगर आप एक कंपनी को आगे चलाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात आपकी ये होती है कि आप कंपनी में जो काम कर रहे हैं वर्कर्स जो आपके हैं, जो कंपनी में आपके वर्कर्स हैं, जो आपके लेबर्स हैं, उनको सबसे पहले खुश करना रहता है। अगर कोई वर्कर आपसे गुस्सा है, आपकी कंपनी से वो संतुष्ट नहीं है, तो आपकी कंपनी में कुछ भी खराबी कर सकता है। तो इसीलिए क्या है, जो स्टैंडर्ड्स कंपनियां होती हैं, लोग वहां पर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप ही लोग हैं जब हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो आप कहेंगे मेरा काश माइक्रोसॉफ्ट में हो जाए सिलेक्शन, काश मेरा गूगल में हो जाए, मेरा सुजुकी में हो जाए, मेरा होंडा में हो जाए, मेरा आप TCS में हो जाए। आप अच्छी अच्छी कंपनियां क्यों प्रेफर करते हैं, आप लोग सोचते हैं सैलरी मिलेगी, सैलरी तो मिलेगी, साथ साथ वहाँ पे क्या होता है, आपको हर चीज़ की सुविधाएं दी जाती हैं। आप वहाँ रहेंगे, लोगों को से कहेंगे हमें इतनी सैलरी मिलती है, आपका जो अंदर का माइंडसेट है वो बहुत ही अच्छा बना रहेगा, आप कंपनी के साथ खुश रहेंगे। अगर वही कंपनी कोई आपकी है कह के ले जाएगी कि हम 20,000 देंगे, वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा आपको 14,000 दे रही है, उसके बाद आप कहेंगे अरे यार ये तो एकदम लेबर की तरह काम करा रही है, क्या ही फायदा, इससे अच्छा हम घर रह के कहीं कुछ तैयारी कर लें, कहीं बाहर जाके कमा लें। तो इससे क्या होगा, आपके माइंडसेट थोड़ा अपसेट हो जाता है। तो वही बात है, अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आप कंपनी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए जो होते हैं श्रमिकों का अगर लेवल बढ़ाएंगे आप लोग, उनका उत्साह करते रहेंगे। हाँ, कोई प्रोडक्ट गलती से खराब हो गया तो चलिए कोई बात नहीं, बताइए, हाँ फिर से ट्राई कीजिए। तो इससे क्या होगा, वो समझेंगे कि हाँ जब इतना हमें सपोर्ट मिल रहा है तो कंपनी को आगे बढ़ाने में हमारा ही अहम रोल होने वाला है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि क्रय में लगने वाला समय कम लगता है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से प्राइवेट संस्थाओं में सीधे सीधे क्रय किया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप एप्पल ये सब के प्रोडक्ट को खरीदने में हाँ तुरंत ले लेते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, सब इसके क्वालिटी फिट है, अरे ख़राब हो के तो क्या ही करना, तुरंत रिटर्न होगा, सबसे नया आ जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप भी खरीदने में हिचकिचाते नहीं हैं, तुरंत प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है कि ये जो सर्टिफिकेट होता है इसका स्टैंडर्ड्स का, वो सभी को नहीं प्राप्त हो पाता। इसके लिए आपको सब कुछ चाहिए होता है, हर चीज़ जो कंपनी मांगती है आपको देना पड़ता है। जैसे कि आप अगर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में पढ़ रहे होंगे तो आप देखते होंगे एग्ज़ाम होने का एक सेंटर बनता था, कॉलेजों पे सेंटर जाता था। तो सभी कॉलेजों का सेंटर क्यों नहीं बन पाता था, क्योंकि जो आपका बोर्ड है, जो आपका हाई स्कूल बोर्ड था, वो क्या करता था, सभी का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए था कि आपके यहाँ एक जो है प्ले ग्राउंड होना चाहिए, एक अच्छा सा ग्राउंड होना चाहिए, आपके यहाँ इतने रूम होने चाहिए, हर रूम में इतने सीट्स अवेलेबल होने चाहिए, आपके यहाँ कैमरा लगे रहना चाहिए, तब जाके आपको अप्रूवल मिलता था। उसके बाद आपके यहाँ सेंटर भेजा जाता था और बच्चे जाकर एग्जाम देते थे। तो खास उसी तरह से यहाँ पर भी है कि असेसमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन कराने का खर्च बहुत अधिक आता है, क्योंकि
जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो इसके जितने गाइडलाइंस हैं कि हाँ आपको इतने लेवल तक आपको धुआं नहीं निकालना है, आपको इतने लेवल तक नॉइज नहीं करना है, आपके माध्यम से किसी दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारे इसके गाइडलाइंस होते थे। तो इसको अप्रूव कराने के लिए आपको बहुत सारी सुविधाएं देनी पड़ते थे, जिससे आपको बहुत अधिक खर्च करना पड़ सकता है। सेकंड पॉइंट कहता है कि इसमें अनेक संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती है। वही बात है, जब आप गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको रिजेक्शन मिल जाएगा, फिर आप अपना सारा धंधा फिर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सब कुछ स्थापित करेंगे, इससे बहुत अधिक सोर्सेज की आवश्यकता आपको पड़ेगी। थर्ड पॉइंट कहता है कि यदि योजना के क्रियान्वयन में सावधानी ना बरती जाए तो पूरी प्रणाली बेकार हो सकती है। मतलब जो पूरी प्लानिंग आपने किया है कि हाँ बस हम अब लेने वाले हैं अपना अप्रूवल, पता चले कुछ आपके यहाँ कमी हो गई, ऐसे थोड़ी ना आप कागज सर्टिफिकेट जाके दिखा देंगे कि हाँ हमको अप्रूवल दे दीजिए, हमारे यहाँ सब व्यवस्थाएं हैं। अरे वो कैसे मान लेगा है, उसके आदमी जाएंगे आपके यहाँ चेक करेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आपका जो भी प्लानिंग व्यवस्था है सारा का सारा ध्वस्त हो जाएगा। तो ये इसके डिसएडवांटेज होते हैं। अब इसके कुछ सीरीज हैं ISO 9000 के, जिसके माध्यम से आप लोग कुछ समझ सकते हैं। कहीं पर अगर आपको ISO 9000 मिले, उसका मतलब होता है मूल परिभाषा मानक श्रृंखला का मार्गदर्शन करना। मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्या क्वालिटी है उसके बारे में यह स्टैंडर्ड्स आपको बताता है, वह गाइडेंस का भी काम करता है। ISO 9001 जो है वह आपके जो डिजाइन के एलिमेंट्स हैं उसमें होते हैं, डेवलपमेंट में विकास में होता है, प्रोडक्शन सिस्टम में होते हैं, इंस्टॉलेशन में, एंड जो एलिमेंट्स ऑफ सर्विसेज होते हैं, जो सेवा के तत्व होते हैं, वहां पर ISO 9001 का यूज किया जाता है। ISO 9002 का मतलब क्या है, वह जनरली आपके प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं वहां पर आपका इसका लेवल लगाया जाता है। जो आपके ISO 9003 हैं, इसका मतलब क्या होता है, टोटल इंस्पेक्शन और इंस्टॉलेशन के जो एलिमेंट होते हैं वहां पर आपके ISO 9003 के लोगो लगे रहते हैं। ISO 9004 की बात करें, 9004 की बात करें, इसमें क्या होता है, क्वालिटी से संबंधित जो कुछ भी टेक्निकल परामर्श लिए गए होते हैं, जो टेक्निकल सुविधाएं दी गई होती हैं, या जो प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव परामर्श होते हैं, उसके जो एलिमेंट होते हैं वो आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन 9004 के थ्रू आपके दिए गए होते हैं। कभी कभी एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछता है, जब आप कंपनी में जाते हैं तो कहता है आपने स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ा है, तो आप कहेंगे जी सर पढ़ा है। तो आपसे कहेगा ठीक है बेटा, तो बता दीजिए ISO 9003 का यूज कहाँ पर किया गया था, कहाँ पर होता है। तो आप कहेंगे सर इसका यूज होता है कि जो प्रोडक्ट बना दिया गया है उसकी कैसी क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी में कोई कमी तो नहीं है, या जो संस्था हम लोग स्थापित कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट जहाँ बना रहे हैं उसका इंस्टॉलेशन सही से हुआ है या नहीं है हुआ है, वहाँ पर ISO 9003 का यूज आप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो अगला स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में है जो पढ़ना है वो है ISO 14000, मतलब 14000 स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब क्या है, देखिए सभी स्टैंडर्ड्स का एक अलग रोल होता है। 9000 जो रोल स्टैंडर्ड्स है उसमें आपने देखा क्वालिटी इंस्पेक्शन इंस्टॉलेशन से संबंधित था। जो 14000 है इसका मतलब क्या था, यह आपके पर्यावरण से रिलेटेड है। जो ISO 14000 है, ध्यान दीजिएगा, कोई पूछेगा कि ISO 14000 क्या है तो आप कहेंगे कि सर ये इन्वायरमेंटल से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड्स है, यह इसलिए बनाया गया था ताकि हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना होने पाए, इसलिए इसका निर्माण किया गया था। तो लिखा क्या गया है कि यह गुणवत्ता नियंत्रण एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों से संबंधित एक स्टैंडर्ड्स होता है। इसको हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम स्पेसिफिकेशंस। मतलब क्या है, जो भी आप पर्यावरण के मैनेजमेंट को, आप पर्यावरण को जो भी आप उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि आप देखते हैं पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, खास तौर पे आपका दिवाली का त्यौहार हो गया, आप उसमें बहुत सारे पटाखे फोड़ेंगे तो बहुत सारे आपके वहाँ से धुएं निकलेंगे, फॉग निकलेंगे, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान करेंगे, जिससे पूरे जनता का नुकसान होता है। तो ध्यान रहे, आप बच्चे नहीं हैं, आप अब बड़े हो गए हैं, जहाँ तक हो सके कम से कम विस्फोटक का यूज कीजिएगा।
इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपके अगल बगल समाज के लोग भी सुरक्षित रहेंगे। जब सब लोग सुरक्षित रहेंगे तो हमारे देश का तो विकास होगा ही होगा। ठीक है, तो जो ISO 14000 स्टैंडर्ड्स आपका था, यह बेसिकली आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड था। इसमें क्या होता था, जो संस्थान थे, संस्थानों के उच्च प्रबंधन की पर्यावरण नीति को इसमें आपको बताया गया था कि किस तरह से जो भी आपके कंपनियां स्थापित की गई हैं उसके माध्यम से हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपका जो सर्टिफिकेशन है वो आपका रिजेक्ट हो जाता है। ISO 14000 उन संगठनों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं जिन्हें अपने पर्यावरण प्रबंधन प्रयासों को व्यवस्थित और बेहतर बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक, ये केवल उन्हीं कंपनियों को मिलता है जो एक सुटेबल तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखने का काम करते हैं। इसके क्या क्या लाभ हैं ये भी देख लेते हैं। यह एक ऐसा प्रणाली प्रदान करता है जो लगातार लिखित तरीके से परिणाम दे सकता है। यह ग्राहकों को यह संकेत भी देता है कि आप एक अच्छी और प्रबंधित कंपनी में हैं जो अपने पर्यावरणीय प्रभावों और जोखिमों के शीर्ष पर है। मतलब आप जब इस तरह के स्टैंडर्ड्स वाले कंपनी में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हमारी जो कंपनी है वो किसी तरह का कोई भी प्रदूषण नहीं करती है, बाकी वह अच्छी सुविधाएं प्रदान करती हैं जिससे आपकी जनता भी खुश रहती है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आप भी हमारा थोड़ा उत्साह बढ़ाते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अगर हमारा मनोबल बढ़ेगा तो टेंशन ना लीजिए, आप बहुत आगे तक जाएंगे। बहुत से लोग पूछते हैं सर आप क्या कर रहे हैं, कहाँ से पढ़े हैं, क्या पढ़ते हैं। तो देखिए पढ़ाई मायने नहीं रखता है, अगर मायने रखता तो बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं। आपको समझ में आना चाहिए, मेन बात ये है। ठीक, फिलहाल तो मैं अभी बीटेक फाइनल ईयर में हूँ, 4th ईयर में। ठीक, और मैं लखनऊ से हूँ, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए आगे मैं बात करता हूँ। और हाँ, जो मेरा बीटेक है वो बता देते हैं। जो मेरा बीटेक है वो हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन है। ठीक, स्पेशल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है जिसमें मैं टोटल 8 सब्जेक्ट पढ़ता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक, मेरा जो है ब्रांच वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन है। इसमें हम 8 ब्रांच पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए, कुछ लोग केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन पढ़ लिया, केवल ऑटोमोबाइल पढ़ लिया, तो उनको केवल एक सेक्टर में नॉलेज होगा। बट मेरा टोटल सुन लीजिए, स्पेशलाइजेशन में कैड के बारे में मेरा है। ठीक, दूसरा मेरा जो इसमें स्पेशलाइजेशन है वो प्रोडक्शन है। तीसरा मेरा है ऑटोमोबाइल है। चौथा जो है मेरा डिजाइनिंग है। ठीक, चौथा मेरा डिजाइनिंग है। ठीक, और 5वां मेरा जो है वह स्पेशल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है जिसमें आपके 4 और आ जाते हैं। ठीक, 4 और ब्रांच आ जाते हैं। तो इतने सारे ब्रांच को मैं पढ़ता हूँ जो मेरा ब्रांच है, इसलिए हम आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पूरा ऑलराउंडर हैं हम, हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। बाकी जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वह है मेरा थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, जिसे आप थर्मल इंजीनियरिंग के नाम से बोलते हैं, जिसे आप अपने 3rd सेमेस्टर में पढ़े होंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं, वो सब बात की बातें हो गई। अब बात करते हैं आपके इसके भी कुछ सीरीज थे 14000 के। पहला आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स 14001 से लेकर 14004 अगर कहीं देखने को मिला तो इसका मतलब होता है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम या पर्यावरण प्रबंधन निकाय के नाम से आपको जानेंगे। इसमें जो होते हैं वो पर्यावरण के जो एनवायरनमेंट होते हैं उसको नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय आपके करते रहते हैं। जो स्टैंडर्ड आपका 1410 से लेके 14015 तक था, इसमें आपके पर्यावरण की जांच होती है, यह आपका इसमें आता है। ISO 14031 में पर्यावरणीय जो परफॉर्मेंस है उन सब का आपका आकलन किया जाता है, उनकी गणना की जाती है। जो 21 से लेकर 25 तक था, इसमें एनवायरनमेंट को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो 40 से लेकर 43 तक था, इसमें लाइफ साइकिल असेसमेंट्स हैं, मतलब जितने भी आपके अभी तक कंपनियां क्रियाकलाप की हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसमें हर तरह के जो भी काम हुए हैं उनका एक तरह से स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरा एक लाइफ साइकिल की तरह गणना किया जाता है। 50 में जो था उसमें परिभाषाएं और कुछ प्रमुख गाइडलाइंस हैं 40,000 के, जो कि कंपनियों को बताए गए रहते हैं। जो 60 है वो है एनवायरनमेंट एस्पेक्ट्स इन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स।
ये जो है क्वालिटी जो प्रोडक्ट की है, जैसे एनवायरनमेंट का इफेक्ट तो प्रोडक्ट पर भी पड़ता है, अगर नहीं पड़ता तो आप बाहर लोहे को रखते हैं तो जंग क्यों लगता है? एनवायरनमेंट का ही तो इफेक्ट पड़ रहा है, नमी हो रही है, इसकी वजह से इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो 60 वाला स्टैंडर्ड बना था 14060 का, यह जो है यह एनवायरनमेंट के जो प्रोडक्ट पे इफेक्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड बना था। ठीक, तो ये आपके स्टैंडर्ड्स थे 14,000 एंड 19,000 के। ओके, अब आइए हम आगे देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसे आप कहते हैं संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। ध्यान रखिए, आज जो आपका चैप्टर 2 है, इसका यह लास्ट लेक्चर आपका चलाया जा रहा है। ठीक, इसके बाद आपका चैप्टर 3 भी स्टार्ट हो जाएगा। सारा पीपीटी रेडी कर लिया गया है, टाइम रहते आपका सिलेबस कंप्लीट करा लिया जाएगा। बट आप थोड़ा हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, ताकि मनोबल हमारा बना रहेगा तो वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। ठीक, बाकी बहुत से चैनल हैं, आप पढ़ सकते हैं, हमें प्रेशर नहीं डाल रहे हैं कि आप हमसे ही पढ़िए। आपको जहां से अच्छा लगे आप वहां से पढ़िए, बस आपको समझ में आना चाहिए। सो चलिए आगे चलते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसे आप कहते हैं संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। अब देखिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल मीन्स क्या हो गया? पूरा, मतलब पूरा कंट्रोल करना, किसको? क्वालिटी को मैनेज करना। कोई प्रोडक्ट है, इसके क्वालिटी को आप पूरी तरह से मैनेज कैसे कर सकते हैं? आप उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, आप उसका ओसी कर्व बना सकते हैं, आप उसका सैंपलिंग प्लान कर सकते हैं, तभी ना प्रोडक्ट की क्वालिटी पूरी तरह मैनेज रहेगी। तो बस जो हमने नाम लिया जितना उतना आपका इसमें आ गया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। तो आइए इसको समझते हैं। क्या लिखा गया है कि किसी संगठन में विभिन्न समूहों द्वारा गुणवत्ता बनाए रखने तथा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किए जा रहे उपायों को आकलन करने की जो प्रभावी प्रणाली है, उसी को हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं। इसका तात्पर्य एक संगठन में पूर्ण गुणवत्ता का वातावरण बनाना है। मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए आपने खरीद लिया एक कार, आपने खरीदा एक कार। ठीक, आपको बताकर दिया गया कि इसकी माइलेज जो है वह 25 किलोमीटर पर लीटर आपकी चल रही है। ठीक, पर लीटर आपकी चल रही है, ये इसकी क्वालिटी है। अगर पूरी तरह से एग्जैक्ट चल रही है, मान लीजिए 24 पॉइंट कुछ चली गई या 25 पॉइंट कुछ चली गई, 27 5.1, तो हाँ, इसकी तरह आप कह लेंगे कि इसकी जो क्वालिटी है पूरी तरह मैनेज की जा चुकी है। बट अगर ये 25 की जगह 23 देने लगे, ठीक, 22 देने लगे, तो आपकी ये पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। अगर ये 25 अगर ये 27 भी देने लगे तब भी यह कंट्रोल में नहीं है। ध्यान से सुनिए, फायदा तो होगा ही आपका, वो तो अच्छी बात है, बट यह पूरी तरह आपका कंट्रोल में नहीं है। इसको 25 के आसपास होना चाहिए, तब जाकर यह पूरी तरह कंट्रोल में मानी जाएगी। ठीक, तो आइए इसको समझते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो बहुत से विद्वान थे जिन्होंने बताया था, जैसे सस्किन एंड कीजर ने ये बताया था कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को एक ऐसी संगठनात्मक संस्कृति विकसित करना कह सकते हैं जो कि इफिशिएंसी, दक्षता, टीम वर्क, प्रोसेसेस, प्रक्रियाएं, प्रोडक्ट्स एवं सर्विसेज की गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि में लगातार सुधार को समर्पित हो। मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब क्या है? आपके कॉलेज में मैनेजर होते हैं तो पूरे कॉलेज को मैनेज करते हैं। तो जब पूरे कॉलेज को मैनेज हो रहा है तो पूरा आपका कॉलेज क्या है? एक संस्था है, एक संगठन है जिसको मैनेज कर रहा है आपका मैनेजर, आपका प्रिंसिपल। उसी तरह से टोटल क्वालिटी जो है इसको भी मैनेज करने के लिए आपके मैनेजर होते हैं वहाँ पे, जो कि एक संगठन के रूप में सारे प्रोडक्ट्स को मान लिया जाता है और क्या करते हैं, उसको विकसित करते रहते हैं कि हम कितनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक प्रोवाइड करें ताकि उसमें कोई कमी ना आने पाए, वो संतुष्ट रहें। जब भाई कस्टमर संतुष्ट है तो आपका प्रोडक्ट तो ऑलरेडी बिकेगा, साथ में कंपनी तो आगे जाएगी ही जाएगी। इसके कुछ नियम भी हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, इसको जानते हैं। जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है इसका मेन उद्देश्य है कि प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक स्थान पर लगातार प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार करते रहना है। अगर कंपनियां जो हैं वो इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो नए नए प्रोडक्ट कहाँ से लॉन्च कर पाएंगी? अरे भाई, जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनका क्या है, आप मार्केट में जाते हैं,
ध्यान सुनिएगा, आप मार्केट में जाते हैं तो रोज जाएंगे, 1 से 10 दिन आप जाएंगे तो 10 दिन में आपके 10 तरह के उनके कपड़े मिलेंगे। अब भाई हम लड़कों का क्या है, हम तो जनाब लड़के हैं, लड़के क्या हैं, पहनना तो जीन्स ही है, पहनना तो जीन्स ही है, पहनना तो पैंट ही है, पहनना तो शर्ट ही है, पहनना तो टी शर्ट ही है, बस यही तो जिंदगी है हम लोगों की। लड़कियों का आप 10 दिन जाएंगे 10 तरह के कपड़े पाएंगे। देखिए कोई लोग दिल पे मत लीजिएगा, मैं जस्ट एक बात कह रहा था। तो वही है, ये सब कैसे संभव हो पा रहा है, ये जो वहाँ के संगठन है, जो बैठे हैं वहाँ मैनेजर लोग बैठे हैं, नए नए वो लोग चेक करके आपके देखते रहते हैं। ठीक, जैसे कि मैं अभी तो मान लीजिए ठंडी का मौसम आ गया, कोई बात नहीं, फिर भी गर्मी बहुत है। ठीक, तो स्प्राइट मैं पी रहा था, बहुत दिन से पी रहा था, तो मैं पहले पीता था तो उसकी क्वालिटी जो है वो चेंज रहती थी। ठीक, और आजकल जब पी रहा हूँ तो इसकी क्वालिटी बहुत ही चेंज हो गई है, इसलिए मैंने छोड़ दिया, अब मैं थम्स अप पीना शुरू कर दिया। ठीक, पीता था, सब पीता हूँ, ऐसी बात नहीं है, कोल्ड ड्रिंक। ओके, तो देखिए पहले जब से स्प्राइट के सीईओ जो सीईओ हैं, मेन हेड हैं, वो जब से चेंज हुए हैं तब से ये क्या किए हैं, स्प्राइट को एकदम चीनी पानी का घोल बना दिए हैं। ठीक, चीनी प्लस पानी का घोल बना दिए हैं। पहले लगता था, जब पीते थे लगता था हाँ स्प्राइट पी रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से जो भी मैनेजमेंट सिस्टम अगर सही नहीं रहता है तो जान लीजिए आपके प्रोडक्ट जो हैं वो आगे मार्केट में आने ही नहीं पाते हैं। तो जब आगे आएंगे ही नहीं तो क्या होगा, आपकी कंपनी विकास कहाँ से करेगी, नहीं करेगी। तो मेन उद्देश्य टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का यही रहता है, उसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह बहुत सारे कस्टमर्स भी वहाँ रहते हैं, बताते हैं कि आप ये चीज़ इसमें कर दीजिएगा तो आपके प्रोडक्ट और ज़्यादा बिकेंगे। जो भी पॉइंट है ये आपका स्टैंडर्ड्स निर्धारित करता है कि हर बार पहले बार में ही सही कार्य हो, यह इसका एम रहता है। थर्ड, इसका पैमाना क्या होता है कि ग्राहकों के आंतरिक एवं बाह्य पूरी तरह से इसको संतुष्टि मिलनी चाहिए। डी, कुछ टूल्स इसके हैं, जैसे ट्रेनिंग अच्छी तरह से देना चाहिए, लोगों का उत्साहन अच्छी तरह होना चाहिए, जो सहयोग है वो मिलता रहे, संकल्प जो है वो पूरी तरह कंप्लीट होने चाहिए, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसको पूरी तरह कंप्लीट होना चाहिए। तो ये कुछ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के नियम हैं। अब इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं, इससे लाभ क्या हो सकते हैं कि इससे जो आपकी कंपनी है वह लीडर की तरह काम करेगी, फॉलोवर की तरह नहीं काम करेगी। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह आपका काम करता है, इसमें बहुत सारे लोग आपके रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की तरह आपका एक काम करता है। ठीक, जब सब लोग मिलकर काम करेंगे तो कंपनी आपकी लीडर की तरह काम करेगी, लीडरशिप उसको मिल जाएगा और वह फॉलोवर बनने का काम नहीं करेगी। सेकेंड पॉइंट कहता है कि इससे कंपनी क्या होता है कि ग्राहकों की आवश्यकता के प्रति और संवेदनशील बनती जाती है, कि ग्राहकों का क्या डिमांड है मार्केट में उसको कंपनी देखती है, उसके बाद और आगे आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है। थर्ड है कि अधिक लाभ और उच्च प्रतिस्पर्धक स्थिति भी होती है। जब सब लोग मिलकर काम करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे तो श्योर सी बात है प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो आपकी कंपनी बहुत ही आगे जाएगी। फोर्थ है कि समस्याओं को हल करने की क्षमता में भी सुधार होता है। आप अकेले बैठ के दिन भर माथापच्ची कर रहे हैं तो काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वही कष्ट अपने दोस्त को बता दीजिए, वही कष्ट आप अपने फ्रेंड को बता दीजिए कि अरे यार आज मुझसे एक लड़के ने बात किया और उसने मुझसे पहले दिन ही बात किया, मैं उसकी बातों में फिदा हो गया, मैंने उसको प्रपोज कर दिया। उसके बाद उसने कहा सॉरी आई हैव ए बॉयफ्रेंड, उसके बाद मैं तब से दुखी हूँ। अरे अपने दोस्त को बताओ, फिर वो चिल्ड कराएगा, अरे चलो कोई बात नहीं, कोई और नहीं तो कोई और सही। ओके, डोंट बी सीरियस मत होइएगा, जस्ट फॉर फन। ओके, तो ये हो गया। तो वही है कि समस्याओं को हल करने के लिए क्षमता में सुधार होता है। जब सब लोगों को आप अपना दुख बताएंगे, हाँ सर ये एक दिक्कत है, ये प्रोडक्ट में अगर हम ये इम्प्रूवमेंट कर दें तो अच्छी तरह काम करेगा, ये होगा वो होगा। ठीक, तो ये सब दिक्कत होती है। जब मिलके काम करेंगे तो कंपनी एक लीडरशिप की तरह काम करेगी और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा और आपकी कंपनी जो आगे जाएगी। अब भाई जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई तो होती ही है। अभी आपने अच्छाई बुराई पे जीत पाया ही है, रावण का वध कर दिया, क्या गलती थी बेचारे की, मार दिया सभी लोगों ने, कोई बात नहीं, वो तो हमारी प्रथा है। तो इसके क्या क्या दोष हैं इसको समझते हैं। सबसे पहली बात यह है बहुत ही कॉस्टली होता है। कॉस्टली क्यों होगा, अब आपको अच्छी तरह की पूरी क्वालिटी भी चाहिए, तो आप लोग जानते हैं जिसमें पूरी क्वालिटी होती है वो प्रोडक्ट महंगे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, कि भाई आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग उसकी डिमांड को बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो वह कॉस्टली होगा ही होगा। सेकंड है कि लंबे समय तक चलने वाला होता है। लंबे समय तक चलने वाला मतलब
भाई आप भी लोग देखिए कुछ ब्रांडेड कपड़े लाते हैं तो लंबे समय तक चलता है, उसी तरह से इसका भी कुछ प्रोसेस होता है। जब सब लोग मिलकर काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी का एक ही बार बात मान लिया जाता है। सुनी 10 लोगों की जाती है, 10 लोग हैं 10 की सुनी जाती है, सभी का निष्कर्ष लिया जाता है। तो यह एक लंबे प्रोसेस की तरह काम इसमें होता है। ओके, बस खत्म, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आपका यहाँ पर खत्म। अब आज की सेशन का जो लास्ट टॉपिक है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम जानेंगे, जिसका नाम है 6 सिग्मा अप्रोच, जिसे 6 सिग्मा पद्धति के नाम से जानते हैं। बाकी कुछ क्वालिटी कंट्रोल टूल्स आपके बच्चे हैं, जैसे उसके लिए चेक शीट जारी किए जाते हैं, कंट्रोल चार्ट्स आपने बना ही लिया था, स्तरीकरण उसका देखा जाता है कि किस स्तर पर आपका काम हो रहा है, उसके क्या क्या इफेक्ट हैं, उसके क्या क्या कॉज हैं, ये सब आपके क्वालिटी कंट्रोल टूल्स में आते हैं, जो कि आप TQM में ही लिखेंगे। ओके, लास्ट सेशन है आपका सेकेंड चैप्टर का, लास्ट टॉपिक है आपका 6 सिग्मा अप्रोच, जिसे 6 सिग्मा पद्धति के नाम से जानते हैं। जिस भी कंपनी में इस रूल को फॉलो नहीं किया जाता उस कंपनी को डायरेक्ट सील कर दिया जाता है, वह कंपनी प्रोडक्ट को बनाने लायक नहीं रह जाती, उसको सील कर दिया जाता है। तो आइए समझते हैं होता क्या है। इसमें कुछ आपके खराब प्रोडक्ट होते हैं, कुछ सही प्रोडक्ट होते हैं, +3 सिग्मा होता है, -3 सिग्मा होता है। इन दोनों सिग्मा को फॉलो करके आपका 6 सिग्मा बनाया जाता है। अब यहाँ पर बैठ के विशेषज्ञ ना बनिएगा कि हम जोड़ेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक, ऐसा नहीं है। दोनों जोड़ के आपके 6 सिग्मा बनाए गए हैं। ठीक है, आइए समझते हैं क्या लिखता है 6 सिग्मा कि 6 सिग्मा एक प्रोडक्ट, प्रक्रिया या सेवा में दोषों को दूर करने के लिए एक अनुशासित, सांख्यिकीय आधारित, डेटा संचालित दृष्टिकोण तथा निरंतर सुधार पद्धति है। देखिए, यह आपका एक चार्ट बनाया जाता है, उसमें आपका इस तरह से कुछ फिगर बनाया जाता है। यह आपका फिगर बना हुआ है, इसमें आप लोग सारे मेथड अप्लाई करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के माध्यम से कंट्रोल चार्ट का भी यूज करते हैं, तब जाके आपका यह ग्राफ बनता है, तब जाके आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा जाता है कि जितने भी डाटा हैं आपके डाटा को इसमें स्टोर करके चेकिंग की जाती है कि हाँ, जो हमारा स्टैंडर्ड डाटा है किसी प्रोडक्ट का वह आपका 10 mm लॉन्ग होना चाहिए, 5 mm आपका विड्थ इसका होना चाहिए, 2 mm इसकी गहराई मोटाई होनी चाहिए। अगर इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है तो यह आपका डाटा है। इन सबको इस ग्राफ के माध्यम से आपका यह देखा जाता है। तो आइए इस ग्राफ को पहले हम समझते हैं, थोड़ा सा और हिंदी समझ लेते हैं। यह जो है प्रक्रिया के बारे में एकत्र किए गए डाटा से भिन्नता का एक उपाय होता है। यह प्रक्रिया परफॉर्मेंस के एक उपाय के रूप में सोचा जा सकता है जो प्रति मिलियन दोषों की संख्या पर आधारित होता है। साफ तौर पे कहें, हिंदी चाहे लिखिएगा चाहे ना लिखिएगा, डिफिनेशन चाहे लिखिएगा चाहे ना लिखिएगा, इसका जो एडवांटेज होता है इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, जो डिसएडवांटेज होगा उसको भी देख सकते हैं। बाकी ये ग्राफ तो सबसे इंपॉर्टेंट है, थियरी चाहे पढ़िए चाहे ना, ये ग्राफ जरूर बना दीजिएगा एग्जाम में, तभी आपका सही होगा। चलिए इसको समझते हैं। हमने आपको पढ़ाया था, जब कंट्रोल चार्ट पढ़ा रहे थे तो उसमें कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट के बारे में बताया था। ठीक है, तो इस ग्राफ को आइए खींचते हैं। सबसे नीचे जो लाइन है यह देखिए +-3 सिग्मा, ठीक, सबसे ऊपर से इसको बनाया जाता है। पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक कर्व बनाना है। ठीक, जब आपका यह कर्व बन जाएगा तो जब सबसे मिडिल में लाइन आपका जाएगा जिसे आप कहेंगे कंट्रोल लिमिट। ओके, तो आप इसको कंट्रोल लिमिट को पूरी तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है ना, जब आप कंट्रोल लिमिट के ऊपर पहुंच जाएंगे तो आप वहां से एक स्ट्रेट लाइन आप बनाएंगे, जहां पर यह आपके ऊपर सबसे ज्यादा कर्व को कैच करेगा वो आपका कंट्रोल लिमिट कहा जाएगा। ओके, तो इसके बाद क्या है, इस ग्राफ को जब आप बनाएंगे तो इसको आप डिवाइड करेंगे 3 सिग्मा में। 3 सिग्मा क्या क्या है? फर्स्ट सिग्मा जो आपका मिडिल लाइन यहाँ पर देखिए बनाया गया है। ठीक, इसके बाद आप इस लाइन को देखिए, ये लाइन आपकी 2 लाइनें खींची जाएंगी, ये आपकी पहली सिग्मा कही जाएगी। पहली सिग्मा का मतलब क्या होता है? +- सिग्मा। इस सिग्मा को आप क्या कहते हैं? यह सिग्मा जो है यह दर्शाता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी 68.3% सही मानी गई है। जो पहले सिग्मा का काम है ये बताएगा कि इसमें जो प्रोडक्ट बने हैं वो 68.3% आपके जो प्रोडक्ट हैं वो आपके सही माने गए हैं। ओके,
इसके बाद आपका सेकेंड लाइन इस ग्राफ पे खींचा जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर खींचा गया है इस तरह से। इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे इस सिग्मा के अंतर्गत, उसमें जो प्रोडक्ट की क्वालिटी आएगी वो आपकी 95.45% तक सही मानी जाएगी, जिसे आप +-2 सिग्मा के नाम से जानेंगे। लास्ट में आपका आएगा 3 सिग्मा +-3 सिग्मा। इसमें जो प्रोडक्ट की क्वालिटी मानी जाएगी, ये लाइन आपकी स्ट्रेट जाएगी, जिसे में आपकी 99.74% प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी सही मानी जाएगी। और ध्यान से सुनिए, जिस तरह से कोई चीज़ पूरी तरह काली नहीं होती, उस तरह से कोई किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी 100% नहीं होती। तो इसमें देखिए आपका 0.13% का लॉस हो जाता है, दोनों साइड आपके 0.13% का आपका लॉस हो जाता है। 6 सिग्मा पूरा बनने के बाद जब क्वालिटी आप चेक करेंगे, फिर भी आपको 0.13% का लगभग लॉस देखने को मिलेगा प्रोडक्ट की क्वालिटी में। तो आशा करते हैं आप ये लोग इस ग्राफ को बना लेंगे आसानी से। बाकी जो इसका नोट्स है फ्री में हम अपने ऑफिशियल ऐप AKC टेक्निकल क्लासेस पर प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, बाकी जो हैंड रिटन नोट्स है वहां पर भी आपको यह देखने को मिलेगा। जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपके पेड हैं, ये आपको हम बार बार बता रहे हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं 6 सिग्मा के। इसका क्या होता है कि यह वेरिएशंस को कम करता है। जब आपके सामने लाइव चार्ट बनता जाता है तो आप समझेंगे कि हाँ इसमें क्या वेरिएशंस हो रहे हैं। जहां देखेंगे आपको कमियां हो रही हैं, तुरंत आप उस कमी को दूर कर लेंगे। तो ये फायदा होता है इस 6 सिग्मा का। सेकंड है कि वैज्ञानिक तरीकों से समस्याओं का भी हल आप लोग निकाल सकते हैं। वैज्ञानिक तरीका मतलब क्या है, जब आपके सामने पूरा लाइव चार्ट आपका बनता रहेगा तो आप इसमें देखते रहेंगे कि हाँ इसमें कौन सी कमियां आपकी हो रही हैं, कौन सी कमियां नहीं हो रही हैं, तो आप आसानी से उसके जो भी सॉल्यूशंस हैं आप उसको देख सकते हैं। थर्ड कहता है कि कंटिन्यूअस सुधार के लिए निम्नतम स्तर पर जिम्मेदारियां भी तय कर ली जाती हैं। जिम्मेदारियां तय करना यहाँ लिखा गया है। मतलब क्या है, जब आप लगातार इस प्रोडक्ट के क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आप सोचते हैं यार क्या हो गया, कुछ कमी हो गई, कुछ कमियां नहीं हो गई। तो आप अगर एक बार गलती करेंगे तो आपको दोबारा गलती करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकेंगे। इसके लाभ क्या है, इसका लाभ क्या है। फर्स्ट है आपका कहता है कि आप फोकस ऑन कस्टमर्स, मतलब कस्टमर्स पे फोकस रहता है इस चार्ट के माध्यम से। सेकंड है कि इम्प्रूव कस्टमर की लॉयल्टी को भी यह दर्शाता है, क्योंकि जो भी मैनेजर आएगा तुरंत उसके सामने सारा दिखाता रहेगा, ये चार्ट बना है, उसको कहीं खोजने की दिक्कत ही नहीं है। ठीक, तो भाई जब आपको कंपनी से बाहर तो जाना नहीं है, कंपनी में ही रहना, तो आपकी लॉयल्टी बनी रहेगी, आप सही तरीके से कंपनी के साथ मिलकर काम करेंगे। जब प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो सारे रॉ मटेरियल्स आए हैं उसको आप पूरी तरह आप लोग यूज कर लेंगे, तो इससे वेस्टेज जो है वो भी आपका कम होता है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि टाइम मैनेजमेंट, सबसे जरूरी होता है टाइम मैनेजमेंट। जब आपका प्रोडक्ट जो है बन रहा होगा चार्ट पे, तो चार्ट आपका सामने सब कुछ रहेगा, आपके आगे एक स्पेशल चार्ट बनाया रहेगा जिसमें टाइम निर्धारित की गई रही होगी, तो आपका यहाँ पर टाइम भी मैनेज पूरी तरह हो जाएगा कि इतने समय में आपको इतने प्रोडक्ट बनाने हैं। फिफ्थ कहता है टीम बिल्डिंग, इससे क्या होता है, लोग मिलकर काम करेंगे तो आसानी से प्रोडक्ट सही तरीके से बनाए जा सकेंगे। सिक्स्थ कहता है इम्प्रूव कस्टमर्स रिलेशंस, जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो कस्टमर्स को खरीदेंगे और उनके अंदर एक अच्छा होता है कि अच्छी वाइब जाएगी, और आपके प्रोडक्ट जब मार्केट में ज़्यादा बिकेंगे तो उससे और सी बात है, डिमांड बढ़ेगा तो आपकी कंपनी और आगे जाएगी। इसमें सब कुछ डाटा बेस्ड डिसीजन लिया जाता है, एक रिपोर्ट बनाया जाता है। आप पढ़े होंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में अपने IMED सब्जेक्ट में, IMED के भी लेक्चर हमने पढ़ा रखे हैं कुछ पहले से, आप देख लीजिएगा, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका इसमें बनाया जाता है। इसके कुछ दोष हैं। पहला क्या है, जब इतना बड़ा आप लोग ग्राफ बना रहे हैं जिसमें कोई कमी नहीं हो रही है, तो आपको स्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता पड़ेगी, जो अच्छी तरह से टेक्निकल जानकारी भी रखता हो, हर तरह की जानकारी रखता हो, उनकी आवश्यकता यहाँ पर आपको पड़ेगी। जो रिजल्ट आता है उसमें उसको आने में थोड़ा यहाँ पर टाइम लगता है, ठीक, क्योंकि सब काम एग्जैक्ट तरीके से होता है तो एग्जैक्ट रिजल्ट आने में टाइम भी लगता है। थर्ड है कि यह प्रक्रिया को दृढ़ता के साथ अनुपालन पर जोर देती है। जो भी प्रोसेस आपके होते हैं, ऐसा नहीं है कि हवा हवाई में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ एग्जैक्टली एक सिस्टमेटिक ढंग से और टाइमली होता है। फोर्थ कहता है कि रोजमर्रा में होने वाली समस्याओं से तालमेल नहीं बैठता है। डेली जो आपका कमी हो रही है, ठीक, कि हाँ ये कमी हो गई, वो कमी हो गई,
तो लोगों के बीच कभी कभी मतभेद भी हो जाता है, तो इस वजह से कुछ इसके दोष भी हैं। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई होती ही होती है। तो स्टूडेंट्स, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है वो होता है इंड। टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म हो गया चैप्टर नंबर 2। अब इधर हमें नहीं देखना है, अब हमें पढ़ना है अपना चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कास्ट एस्टिमेशन, जो कि आपके अगले सेशन में स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके पहले जितने स्टूडेंट्स अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे उनको अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना है। मिलेंगे आपसे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में।